बोर्ड एग्जाम सिर्फ सिलेबस का टेस्ट नहीं होते, बल्कि वो प्रेशर हैंडलिंग और स्ट्रैटेजीज का भी टेस्ट होता है। और अगर बात केमिस्ट्री की हो तो रिएक्शन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स और लास्ट मंथ पैनिक सब एक साथ अटैक करते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे केमिस्ट्री एजुकेटर से जिन्होंने सालों से बोर्ड स्टूडेंट्स को गाइड किया है, मिस्टेक्स को समझाया, आंसर कॉपीज देखी है और टॉप स्कोरिंग स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिकली टेस्ट भी किया है। हमारे आज के गेस्ट है केमिस्ट्री एजुकेटर अजय यादव सर, और आज हम कवर करेंगे लास्ट 1 मंथ का रियलिस्टिक रिवीजन प्लान, रिएक्शंस और फॉर्मूलाज को याद रखने का साइंटिफिक तरीका, न्यूमेरिकल्स का फियर कैसे खत्म करें, एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ें और क्या बिल्कुल भी नहीं, और इन स्टूडेंट्स के लिए भी गाइडेंस जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ खास नहीं पढ़ा। अगर आप इस ईयर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, देन मेक श्योर टू वॉच दिस एपिसोड टिल द वेरी एंड। हेलो सर, वेलकम टू द मृदु सचान शो। हेलो। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लास्ट के 1 मंथ में केमिस्ट्री का रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए? लास्ट के 1 मंथ में वी कैन जस्ट रिवाइज इट वॉट एवर द हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी नोट्स हैं, जस्ट रिवाइज इट वंस। और फॉर फिजिकल केमिस्ट्री देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इन क्लास 12th देयर आर 3 chapters in physical chemistry, 2 in organic and 5 in organic chemistry. Total 5 chapters are in organic chemistry. Just revise it. In ISC 31 marks for conceived for organic chemistry, and in physical chemistry I think 23 marks is physical chemistry. Physical chemistry के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर लास्ट 3 साल का हम डेटा देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आउट ऑफ 23 में 19 मार्क्स से न्यूमेरिकल्स आए। सो न्यूमेरिकल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। और न्यूमेरिकल मार्क पार्ट में बहुत इजी पार्ट है कि आप यू जस्ट राइट द फॉर्मूला, वैल्यू द सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन एंड देन आंसर एंड यूनिट। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द न्यूमेरिकल पार्ट। तो अगर आप वैल्यू भी फॉर्मूला भी लिखते हैं, उसमें वैल्यू भी पुट करते हैं, आंसर लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, तो आपको हाफ मार्क्स पे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा पार्ट है कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल भी स्किप मत करिए। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलेज एक शीट लीजिए, फॉर्मूले नोट करिए और उसको लर्न करना शुरू करिए, क्योंकि फॉर्मूले अगर लर्न है तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, फॉर्मूले नहीं लर्न है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स है, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। डी एंड एफ ब्लॉक में थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, रीजंस ज्यादा आते हैं, और एक 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होता है, यानी कि इक्वेशन बैलेंसिंग होती है, और 2 कंपाउंड्स गिवन है, 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिवन हैं, एक K2Cr2O7 एंड KMnO4। सो उससे रिलेटेड इक्वेशन बैलेंसिंग आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 से बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो लर्न करना ही पड़ेगा। देन अगर ऑर्गेनिक की बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में फर्स्ट चैप्टर हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन्स अगर आता है तो सारे चैप्टर्स बहुत ईजी हैं। और ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहला पार्ट ये रखें कि जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, आई थिंक 30 नेम रिएक्शंस हैं, 32 नेम रिएक्शंस हैं, पूरी मकअप करें अच्छे से, तभी ये रिएक्शंस आसानी से लर्न हो जाएंगे। और उसका एक चार्ट, फ्लो चार्ट बनाए। फ्लो चार्ट बनाने का तरीका है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं, अगर ये लर्न है तो बहुत आसानी से पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। आई थिंक 70 मार्क्स नॉट अ टफ टास्क। ऑलराइट साहब, तो सर फॉर्मूला शीट और रिएक्शन चार्ट को बनाने का कोई खास तरीका, या फिर उसे हम एक सीक्वेंस में बना लें और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें? सीक्वेंस है, सी फॉर्मूला शीट्स के लिए सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स 3 अलग चैप्टर्स, तीनों का किसी से कोई रिलेशन का नहीं है सर। तो तीनों के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो एक कॉपी पे प्रॉपरली लिखे, लिखने के बाद उसको लर्न करें, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, वो जरूर लगे। सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशंस में पास्ट ईयर क्वेश्चंस में हम देखें तो सॉल्यूशंस 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल रहता है सेक्शन बी में, और सेक्शन ई में जो 5 मार्क्स आता है उसमें एक क्वेश्चन आता है।
तो 5 और 2 7 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स तो डायरेक्टली रखे हुए हैं आउट ऑफ 8 और 9 मार्क्स। तो कभी 8 मार्क्स से पूछा जाता है तो कभी 9 मार्क्स से पूछा जाता है, तो 7 मार्क्स तो 100% न्यूमेरिकल पे बेस्ड हैं और दैट इज ओनली फॉर द फॉर्मूला बेस्ड। तो सर केमिस्ट्री के एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले क्या पढ़ना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए? एक महीने पहले तो सबसे पहले पार्ट है कि एक महीने पहले सब कुछ पढ़ें, जो नहीं आता उसको पढ़ें, और एक दिन पहले वही पढ़ें जो आपको अच्छे से रिवाइज हो सके। उस चीज को बिल्कुल भी मत पढ़ें जो अब आपको कुछ भी नहीं याद हो सकता। एक दिन पहले का सिंपल सा टास्क है, जस्ट रिवाइज इट वंस। रिवीजन ही कर सकते हैं, आप कुछ नया नहीं आ सकता, उसके लिए बिल्कुल मत जाएं। अगर जो भी टॉपिक्स आपके ऐसा लगता है कि जिसमें आपको नहीं कमांड है, यू जस्ट लर्न द फॉर्मूलेज ओवरऑल ऊपर से ग्लैंस ले ले। एक अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, जस्ट सी द वीडियोस, जस्ट सी द शॉर्ट वीडियोस। और अगर नहीं आता है तो जस्ट पहले उसको पढ़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपको अच्छे से आता है, और जो नहीं आता है उसका छोटा सा ग्लैंस लेके पेपर में लिख दीजिए। छोड़िए कुछ ना, पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कुछ भी छोड़ के मत आइए। आप फॉर्मूले लिखेंगे तो उसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। ओके सर। तो सर क्वेश्चन पेपर रीडिंग का हमें 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए जिससे उसका मैक्सिमम आउटपुट मिले? 15 मिनट से टाइम में क्वेश्चन पेपर को पूरा थॉरोली रीड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरा थॉरोली रीड करिए। आप उन क्वेश्चंस पे टिक लगाते जाइए जो आप पहले करते हैं। अगर आप सीक्वेंस पेपर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सीक्वेंस पेपर करने में बहुत आपको आसान होगा क्वेश्चन करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कोई सब्जेक्ट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ऑर्गेनिक पार्ट बहुत अच्छा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका इनऑर्गेनिक पार्ट बहुत अच्छा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल पार्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर वो चाहे जितना प्रेजेंटेशन, पहला प्रेजेंटेशन आपके पास जाएगा कॉपी पे, वो सबसे बेस्ट होता है। तो कोशिश करिए 15 मिनट पूरी अच्छे से रीडिंग करें। अगर आपके दिमाग में कोई फॉर्मूले चल रहे हैं, जैसे कभी कभी होता है कि बच्चे पढ़ रहे होते, लास्ट टाइम पे एक और बहुत तेजी से उनको पढ़ना होता है, कुछ फॉर्मूले लगता है उनको भूल जाते हैं। 15 मिनट्स मिले, पेपर मिला, अब पेपर के साथ में कहीं पे आप अपने फॉर्मूले जो आपने 10 मिनट पहले लर्न किए थे उसको कहीं पे नोट कर लीजिए। अब आप भूलेंगे नहीं, जब आपके पास एग्जाम में आएगा अब आप भूलेंगे नहीं। तो पेपर में कहीं पेंसिल से नोट कर लीजिए, डोंट यूज पेन, पेंसिल से लिख लीजिए छोटे से फॉर्मूले, और जैसे आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो, आपको कॉपीज मिल जाए, आप उस फॉर्मूले को पहले नोट डाउन कर लीजिए और पेपर सीक्वेंस शुरू करिए। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इधर 10 मिनट पहले आपने कुछ लर्न किया है उसको आप लिख सकते हैं आपके पेपर में, कोई प्रॉब्लम। जी बिल्कुल सर, ये आपने काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल चीज बताई कि एंड मूवमेंट में अगर हम कुछ याद कर रहे हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि अगर वो क्वेश्चन आ गया, अगर वो न्यूमेरिकल आ गया तो क्या मुझे वो फॉर्मूला याद आएगा। तो हम ये प्रेशर अपने दिमाग से पहले 5 मिनट में ही निकाल सकते हैं, फिर फ्रीली होके अपना एग्जाम दे सकते हैं। जी तो सर कई आप बार किसी से बात ना करिए, लर्न करिए, उसको आप कॉपी पे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए पेंसिल से, और आफ्टर द एग्जामिनेशन उसको इरेज कर दीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा ना रहे कि एग्जामिनर सोचे कि आपने कुछ किसी से चीट किया है, उसको इरेज कर दीजिए। जी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तो हमारा फ्लो काफी अच्छा बना होता है, जब मिड एग्जाम पहुंचते हैं हम, बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो हमें नहीं आ रहा होता है और फिर वहीं से पैनिक क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो उस मूवमेंट को, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? सी पैनिक की सिचुएशन तो कभी नहीं लानी है आपको। अगर मिड एग्जामिनेशन में होता है, सबके साथ होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मिड एग्जामिनेशन में मिड पार्ट में ऐसा कुछ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते, प्लीज स्किप करिए उसे, आप आगे बढ़िए, पेपर कंप्लीट करिए। पेपर 3 आवर्स का है, एनसी पेपर टोटल अगर चेक करें, जिसको पूरे अच्छे से पेपर आता होगा वो 2 घंटे में पेपर कर लेगा। आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा है, तो जो नहीं आता उसमें पैनिक बिल्कुल मत होइए, उसको लास्ट ईयर छोड़िए। आप जो आता है पहले उसको पूरा क्लियरली करिए, और फिर बाद में जब आपके पास टाइम मिलेगा तो उस पर सोचिए, थोड़ा सा शायद दिमाग लगाएंगे तो अपने आप आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आ रहा है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल आएगा, डोंट, वो आपको आंसर्स कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। ओके साहब, तो अब ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा एग्जाम को, तो लास्ट के 1 मंथ पे हमें मॉक कितने और किस पैटर्न में लगाने चाहिए? हम दोनों की बताते हैं, आईसीएससी और आईएससी दोनों बताते हैं। आईसीएससी के लिए एक सिंपल से बच्चे टास्क करें
कि लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी पेपर्स हैं उनको पूरा लगाएं, कुछ भी ना छोड़, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। और पेपर लगाने का मतलब ये नहीं कि पेपर आपने लगा लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, पेपर आपको लगाना है, विद इन टाइम लगाना है। और उसकी जो भी आंसर की है, सी आंसर की इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक एक आंसर की को चेक करिए, आंसर की से जो भी आंसर एग्जामिनर में चेक किए हैं वो आंसर्स को आप लर्न करने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप आगे क्वेश्चन, आगे से जो सैंपल पेपर्स हैं वो लगाने शुरू करिए। हम पहले चाहेंगे कि आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर जरूर लगाएं। केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें क्वेश्चन लगातार जो है वो चेंज नहीं होते, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न लगभग सेम होता है। तो 10 साल के पेपर आप लगाएंगे तो क्लियरली आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। और मेरा पिछला एक्सपीरियंस भी देखिए, तो जिन बच्चों ने 10 साल पेपर बहुत अच्छे लगाए हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। 10 साल पेपर बहुत कंपल्सरी है, 10 ईयर्स लगाइए। इसके बाद सैंपल पेपर खुद को चेक करने के सैंपल पेपर जरूर लगाएं। ओके सर, तो पहले हमें पीवाईक्यू करना है एटलीस्ट 10 ईयर के, इसके बाद हम मॉक पे शिफ्ट हो सकता है। ओके सर, तो और कौन कौन सी छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में करते हैं जिससे उनके मार्क्स कट हो जाते हैं? कॉमन मिस्टेक्स में एक मिस्टेक जो मैंने बहुत ज्यादा चेक करी, इसमें जब कंपैरिजन या डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चंस आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन में बच्चे केवल एक के आंसर लिखते हैं, सेकंड को लिखते ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। दे आर राइटिंग जस्ट ओनली प्रोपेन 1 ऑल गिव्स लुकास टेस्ट एंड प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल के बारे में डिस्कस ही नहीं किया, प्रोपेन 2 ऑल गिव्स लुकास टेस्ट इन 10 मिनट्स, और प्रोपेन 1 ऑल को बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो अगर डिस्टिंग्विश की बात आती है तो आपको दोनों रीजेंट हैं, दोनों की डिस्टिंग्विश करनी होगी। अगर एक की डिस्टिंग्विश करी तो आपको मार्क्स एक ही मिलेगा, दो नहीं मिलेगा। तो अगर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, केमिकल टेस्ट शो कर रहे हैं, तो केमिकल टेस्ट दोनों के देते हैं। अगर क्लोराइड और ब्रोमाइड भी है तो ब्रोमाइड का टेस्ट भी देना है और क्लोराइड का टेस्ट भी देना है। हो सके तो रिएक्शंस पॉसिबल हो तो लिख दीजिए, अगर रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है तो रिएक्शन मत लिखिए, लेकिन दोनों के टेस्ट आप लिखिए। आपको मार्क्स देखने हैं, अगर 2 मार्क्स का दिया हुआ है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको दोनों के एक एक मार्क्स का टेस्ट होता है। अगर सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन दोनों टेस्ट पूछे गए हैं, सल्फेट आयन को टेस्ट करेंगे BaCl2, BaSO4 गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। और AgC, अगर आपके पास क्लोराइड का टेस्ट है तो आप AgNO3 रिएक्शन करेंगे और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो हमें दोनों रीजन का टेस्ट किए गए, जिससे दोनों के मार्क्स हमको मिलेंगे, तभी मार्क्स मिलेंगे। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हमने बहुत बच्चों की देखी है। एक और कॉमन मिस्टेक जो आता है चैप्टर 5 से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कॉमन मिस्टेक आती है, वो आती है एमीन में। जब हम IUPAC अमोनिया लिखते हैं तो AMMINE होता है, और कहीं कहीं बच्चे AMINE रखते हैं। और इसी सेम मिस्टेक्स में एक और आती है इसी की आइसोमेरिज्म में, जहां पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होती है, तो हाइड्रेट ना करके वो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म कर देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, लगभग आई थिंक 70% बच्चे यही हाइड्रेशन लिख के चले आते हैं, जबकि वो हाइड्रेट या सॉल्वेट लिखना होता है, वो हाइड्रेशन और सॉल्वेशन लिख देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है 2023 के एग्जामिनेशन में, जो आंसर कॉपीज में सॉल्वेशन और हाइड्रेशन की मिस्टेक्स बहुत ज्यादा आई थी। ऑलराइट सर, तो आई एम श्योर सर कि कुछ बच्चे अब भी ऐसे होंगे जिनका केमिस्ट्री में होल्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना अच्छे से उन्होंने अभी तक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है और वो प्री बोर्ड में अभी जस्ट पास होते ही आ रहा है। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको इस टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए जिससे एक अच्छे स्कोर तक वो पहुंच पाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, होप बिल्कुल मत छोड़ें, होप बहुत जरूरी है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप अगर ये सोच के रहेंगे मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो रियली कुछ भी नहीं आएगा। आप सोचे कि नहीं हम कर लेंगे, पेपर एग्जाम्स हमको देने ही है, सो आपको आने कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आएंगे। सो अगर आप ऐसे स्टेज पे हैं, कोई स्टूडेंट ऐसे स्टेज पे चला गया है कि उसको लग रहा है कि हम कैसे पास होंगे, तो इसके लिए प्रॉब्लम लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फिर भी कहा कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए आप जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले की शीट लर्न करना बहुत जरूरी है।
नर्स्ट इक्वेशन, या फिर इन सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो सॉल्यूशंस में हमारे पास वेन टॉप फैक्टर के क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चंस आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको पढ़ें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में IUPAC को अच्छे से पढ़ लें, और जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इतना भी प्रिपेयर कर लेंगे तो भी उनके अच्छे मार्क्स 60% आ सकते हैं। ओके, ज़्यादा तो होप नहीं कर सकते क्योंकि वैसे भी कमज़ोर हैं, लेकिन 60% की कोशिश हम बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलराइट सर। तो सर फाइनली एंड में अगर आपको कोई एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो उन स्टूडेंट्स को जो इस ईयर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो वो क्या होगी? सिंपल सी बात है कि जस्ट लर्न हार्ड। पूरे साल, ये पूरे 12 साल, क्लास 12th है, क्लास 12th आपका पूरे 12 साल की मेहनत है। तो आप पूरे 12 साल की मेहनत को अपनी कॉपी में लिख के आओगे, और अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो आपके पूरे 12 साल बेकार हो जाएंगे। तो प्लीज़ वर्क हार्ड, किसी भी दूसरे टेंट्रम से मत पड़िए। जो आता है वो आपको आता है, अभी समय है। जो नहीं आता उसके लिए और मेहनत करिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। और जब भी एग्जाम्स के पहले पूरा टाइम यूटिलाइज करिए। ऐसा किसी के चक्कर मत पड़िए कि नहीं हमको 8 घंटे सोना है, हमको नहीं 9 घंटे सोना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एग्जामिनेशन टाइम आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, थोड़ी सी नींद लेंगे, थोड़ा सा कम खाएंगे, नींद भी कम आएगी, तो आप बहुत अच्छे एग्जाम दे सकते हैं। आप केवल 1 महीने की बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, आपके रिजल्ट्स बहुत फ्रूटफुल होंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर कि आपके साथ ये कन्वर्सेशन बोर्ड स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। ठीक होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच इस एपिसोड को एंड तक सुनने के लिए। आई होप ये एपिसोड आपकी हेल्प करेगा बोर्ड में अच्छा स्कोर लाने में। आप कमेंट पे लिख के बता सकते हैं कि आगे किस टाइप के एपिसोड आप देखना चाहेंगे। एंड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एंड रिमेंबर लास्ट मंथ मैटर्स, सो यूज इट वेल।